Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 13th of May 2021. तो गाइज आज है तारीख 13 मई 2021 और है थर्सडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है युगांडा को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना। फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो। चलो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे पहला आर्टिकल है जिसके अंदर बताया गया कि बहुत सारी ओपोजिशन पार्टीज़ हैं जो कि आज के टाइम पर सरकार से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि जो वैक्सीन है उसको फ्री किया जाए, साथ ही साथ जो वैक्सीन है उसका एक यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का अप्रोच रखा जाए ताकि जो ये सभी लोगों को मिल पाए, साथ ही साथ सभी लोग इसको अफोर्ड कर पाएँ। तो आप देख पाओगे एक लेटर दिया गया, एक लेटर डाला गया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, जिसमें 12 ओपोजिशन पार्टीज़ हैं जो कि रिक्वेस्ट कर रही हैं कि वैक्सीनेशन को फ्री करने की। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसी चीज़ें पहले भी करी गई, पहले भी इन्होंने यहाँ पर बोल चुके हैं एक सरकार से, और यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि सरकार से बार बार बोलने के बाद भी कोई रिस्पांस वहाँ से नहीं आ रहा है इस चीज़ को लेकर कि हम लोग वैक्सीन का यूनिवर्सल वैक्सीनेशन करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो ऐसी चीज़ें हम लोग आगे वाले टाइम पर देख पाएंगे कि हाँ क्या रिस्पॉन्स देती है सरकार इस आर्टिकल के रिगार्डिंग। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर दिया गया, ये जो हैं हेड हैं किसके, हमारे इंडियन हेल्थ एजेंसी के हेड हैं, जिनके द्वारा बोला गया देखो कोविड का आज के टाइम पर चल रहा है सेकेंड वेव और काफ़ी खतरनाक साबित हो चुका है। हमारे कंट्री में लगभग 3.5 लाख के आसपास डेली बेसिस पर केसेस आ रहे हैं, 3,500 के आसपास डेली बेसिस पर लोगों की जान जा रही है। तो उसको देखते हुए 6 से 8 सप्ताह का लॉकडाउन हम लोगों को ज़रूरी है कि हम लोग लगा सकते हैं, जिससे कि काफ़ी हद तक इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल आएगा। उसी के साथ जो आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर बलराम भार्गवा, इन्होंने भी यही स्टेटमेंट दिया कि जो चीज़ें चल रही हैं चलने दो, लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस ऐसे ही रहने चाहिए अपनी जगह पर, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। अगर ये रिस्ट्रिक्शंस लेंगे तो कुछ लोग तो हैं ऐसे जो कि यहाँ पर इन चीज़ों से इफेक्ट पड़ता है और यहाँ पर इन्फेक्शन के अंदर भी हम लोग को गिरावट देखने को मिल जाएगी। ओके, उसके साथ यहाँ पे आप देख पाओगे आजकल के टाइम का मोस्ट ट्रेंडिंग आर्टिकल, इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में हुई है आप कह सकते हो काफ़ी बड़ा क्लैश, और क्लैश होने के बाद यहाँ पे संभावना ये है कि दोनों के बीच में हो सकता है एक फुल स्केल वॉर। तो ये सबसे बड़ा डर यहाँ पर आज के टाइम पर देखने को मिलेगा। तो देखो हमने कल भी इसके बारे में डिस्कशन किया था ओवरऑल, और उसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या हुआ, और यहाँ पर बात ये करी जा रही है कि देख पाओगे आप बहुत सारे लोगों की जान गई है, 53 लोगों की जान गई है गाज़ा में, 6 लोगों की इजराइल में, और अभी यहाँ पे आप देख पाओगे जो इजराइल है वो उस पर हमास अटैक कर रहा है। ठीक है, एक इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है गाज़ा स्ट्रिप की, गाज़ा पट्टी पर रहने वाली। नाउ हम लोग अब सबसे पहले लोकेशन देखेंगे, लोकेशन के बाद चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। नाउ आप लोग इस मैप को देखो, ये मैप बेस्ट है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है इजराइल, और मैं आपको इजराइल का पहले इतिहास बताऊँ तो यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, ये सब पहले यहाँ पर पैलेस्टीनियन ही रहते थे। धीरे धीरे यहाँ पर इजराइल ने इस पूरे एरिया पे कब्जा किया। ठीक है, और आप आज के टाइम पर देख पाओगे सीरिया से गोलन हाइट यहाँ पे हथियार रखा है इन्होंने, पैलेस्टीनियन से ये सब एरिया हथियार रखा है। जहाँ पर पहले के टाइम पर पैलेस्टीनियन यहाँ सभी जगह पर रहते थे, आज के टाइम पर आप देख पाओगे वो वेस्ट बैंक वाले एरिया तक सीमित रह गए। तो इजराइल जो है कब्जा कर करके पूरा बसा पड़ा है। लास्ट में आप यहाँ पर देख पाओगे ये है गाज़ा, ये गाज़ा पट्टी इसको बोला जाता है। तो जो डिस्प्यूट है ये हुआ था, शुरू हुआ था यहाँ पे फ़लस्तीन से इजराइल के बीच में, और फिर उसके बाद यहाँ तक बढ़ गया। अब गाज़ा में पट्टी में यहाँ पर एक हमास रहता है, हमास एक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसने भी आप कह सकते हो लगभग 500 से ज़्यादा यहाँ पर रॉकेट बरसा डाले इसराइल के ऊपर, और इसराइल ने भी वहाँ पर एयर स्ट्राइक कर दी। इसी बीच में बहुत सारे लोगों की जान भी गई है।
तो उसके बारे में बताया गया। और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अब यहाँ पर इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में हो सकता है एक वॉर। हम लोग देख सकते हैं एक फुल स्केल वॉर होने की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं। देख पाओगे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो हमारे बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इन्होंने तो पहली बात तो जो है इजराइल के अंदर स्टेट इमरजेंसी लगा दी है एक शहर के अंदर जिसका नाम है लॉर्ड। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कैसी सिचुएशन हो चुकी है वहाँ पर कि स्टेट इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो कल ये काम हुआ है। उसके बाद आप देख पाओगे यहाँ पर ये भी बोला गया जो गाज़ा पट्टी है वहाँ पे जो भी मिलिटेंट्स हैं उन्होंने लगभग 1000 रॉकेट बरसा चुके हैं वो इसराइल के ऊपर। इसराइल यहाँ से एयर स्ट्राइक कर रहा है। इसराइल नहीं चुप रहा। इसराइल तो यहाँ पर कह रहा है कि जैसा हम लोग पहले रहते थे वैसे हम अभी भी हैं, और अगर कोई वहाँ से मारेगा तो हम लोग इधर से भी अटैक ज़रूर करने वाले हैं। और यहाँ पे इसराइल ने ऑलरेडी बोल दिया है कि आने वाले टाइम पे ये जो डिस्प्यूट है ये और बढ़ता हुआ नज़र आएगा। जो इसराइल की आर्मी है ये अब यहाँ पर और ज़्यादा अपना काम दिखाएगी। ओके, तो यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि एक फुल स्केल वॉर हो सकती है। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ आते हैं पेज नंबर 5 के ऊपर। तो अभी मैंने आपको बताया इसराइल के अंदर क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ। ठीक है, तो उसी के बाद यहाँ पर एक आर्टिकल ये भी देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा कि जो वो अटैक हुआ है इसराइल के ऊपर उसके बीच में एक केरला की वीमेन की भी डेथ हुई है। यानी जितने लोग भी मरे हैं उसके अंदर एक केरला वाली वीमेन भी थी, ये भी वहाँ पर भी थी। ठीक है, तो इनकी भी डेथ हुई है, ऐसा यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स बताते हैं। तो आई होप यहाँ पर आप लोग रिलेट कर पाए होंगे इसको। नाउ चलते हैं एडिटोरियल को हम लोग वापस आते हुए सबसे लास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग सारे अपने प्रीलिम्स रिलेटेड आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे एक और आर्टिकल आता है जिसमें बताया गया पीएम केयर फंड्स का इस्तेमाल करके डीआरडीओ का ऑक्सी केयर सिस्टम को हम लोग परचेज कर रहे हैं ताकि ऑक्सीजन की जो क्राइसिस देखने को मिल रही है वो ना देखने को मिले। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, वो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पीएम केयर्स की फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे यह है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। अब इसको साल 2020 में ही लाया गया था, आपको याद रखना है। जब कोरोना वायरस आया तो यहाँ पर लाया गया। लोगों की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट थी कि प्राइम मिनिस्टर को ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे कि लोग डोनेशन दे चुके हैं इस चीज़ के लिए और जो है वो पैसा लगाया जा सके। तो यहाँ पर ये इनिशिएटिव लेकर आया गया और इसी में अगर हम बात करें इसके जो हेड रहेंगे वो रहेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। और ये जो बॉडी है ये इसी तरीके से वर्क करने वाली है इन फ्यूचर भी। मतलब आने वाले टाइम पे अगर कोई पैंडमिक या फिर कोई ऐसे पैंडमिक लाइक सिचुएशन आती है तो उसको टैकल करने के लिए ये पीएम केयर फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। डोनेशन आएगा, डोनेशन के बाद यहाँ पर वो पैसा का इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ अब आप लोग देख पा रहे होंगे इसी फंड का इस्तेमाल करने के बाद जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ऑक्सी केयर सिस्टम को बनाया है उसको हम लोग परचेज़ कर रहे हैं ताकि प्रॉपरली ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाए। उसी के साथ जर्मनी की साइड से यहाँ पर हम देख पाओगे ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट सप्लाई करे गए, उसके बारे में बताया गया। बहुत सारी कंट्रीज़ की मदद आ चुकी है, आपको मालूम होगा लगभग 40 से ज़्यादा नेशंस हैं जिनकी मदद आ चुकी है। नाउ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है समुद्र सेतु 2। ठीक है, समुद्र सेतु 2 क्या है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या करा गया है, जो भारत के आईएनएस है इंडियन नेवल शिप्स उनको अलग अलग जगह पर भेजा गया है और वो अलग अलग जगह से मदद लेकर आ रहे हैं। एक तरीके से कहीं से ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स आ रहे हैं, कहीं से वेंटिलेटर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी मदद आ रही हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो आप देख पाओगे अभी आईएनएस तरकश भी अराइव कर चुका है, आ चुका है मुंबई में। वो क्या लेकर आया है, लिक्विफाइड मेडिकल ऑक्सीजन और ये सब चीज़ें लेकर आया है। ठीक है, और जो क्रायोजेनिक कंटेनर्स हैं वो लेकर आया है। तो ये सारी मददें आ रही हैं और इसके लिए हमने समुद्र सेतु 2 को लाया है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि समुद्र सेतु 2 क्या है। चलो और इसके बाद आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर बात करी गई है अप्रैल 1 से क्या है, डेली अकाउंट एक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर एनजीओज़ को फॉरेन फंड रिसीव करना है तो। हाँ, ये एक बड़ा चेंज। नाउ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो ज़्यादातर एनजीओज़ हैं इनके पास अपना खुद का एसबीआई अकाउंट है ही नहीं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 16% जो है ये रजिस्टर कर चुके हैं जो एनजीओज़ हैं जिनके पास खुद का एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है जिसका मेन ब्रांच दिल्ली में। ठीक है, अब यहाँ पे ये कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया है कि जो है जो भी अगर यहाँ पे एनजीओ के पास फॉरेन फंड आता है, आपको मालूम होगा विदेशों से जो पैसा आता है फॉरेन फंड्स आते हैं वो अब यहाँ पर इसी बैंक में आया करेंगे। ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि इसी बैंक में आएंगे तभी हमारे पास सारी डिटेल्स भी रहेंगी। नाउ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आसाम बेस्ड एक एनजीओ था जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट में पहुँचा इस अमेंडमेंट के चक्कर में। ठीक है, और यहाँ पर आधार कार्ड वगैरह भी पहले मैंडेटरी कर दिया गया था, आपको मालूम होगा, लेकिन अभी यहाँ पर आधार कार्ड वगैरह भी मैंडेटरी है और साथ ही साथ जो बैंक अकाउंट है वो एसबीआई का होना चाहिए जो कि दिल्ली का मेन ब्रांच है वो वाला। इससे क्या होगा
कि हम लोग पता लगा सकेंगे कुछ जो घपला वगैरह तो नहीं है। साथ ही साथ कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो एनजीओज़ हैं वो अपने पेपर वर्क पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और पेपर वर्क ना करने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है कि जो फॉरेन डोनर्स वगैरह हैं वो सेंड करे जाएँ, ठीक है, हेल्प करी जाए इस सेकंड वेव में। तो यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं कि जो भी फॉरेन डोनर्स, जो भी फॉरेन कंट्रीज़ जो भी डोनेट करना चाह रही हैं, कोई भी डोनेट करना चाह रहा है, पेपर वर्क हो नहीं रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रही हैं। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया कि आज के टाइम पर अगर जो है एसबीआई अकाउंट नहीं है तो फिर अब क्या होगा। एसबीआई, जिसका एसबीआई मेन अकाउंट नहीं होगा दिल्ली ब्रांच वाला, तो वो जो फंड है वो अपने जो भी अकाउंट है उसमें नहीं ले पाएगा, उसको इस अकाउंट से लिंक होना ही पड़ेगा, ठीक है, ये जो एनजीओज़ हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया, एक छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट आने वाले आएगा तो फिर हम लोग इसके ऊपर डिस्कस ज़रूर करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बात करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ये आर्टिकल आपका वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। बात करी गई है यहाँ पर लिटरेटर होममैन बोर्गोइन के बारे में। तो इनकी अभी हाल ही में हुई है डेथ, इनकी एज हो गई थी 88। तो इसके बारे में बताया गया। साथ ही साथ डेथ का रीज़न है कार्डियक अरेस्ट, तो आपको ध्यान रखना है। और जो है यहाँ पर अगर हम बात करें, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं आसाम साहित्य सभा के, ठीक है। और यहाँ पर और कुछ ज़्यादा इतना है नहीं, इनका नाम ज़रूर ध्यान रखना, वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर जो अंडमान और निकोबार आइलैंड के आप कह सकते हो अंडमान एंड निकोबार के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है, तो इनके द्वारा एक तरीके से कुछ लिमिट सेट करी गई, मतलब 10 करोड़ रुपए तक का लिमिट सेट करा गया। अब यहाँ पर ये लोग डायरेक्टली परचेज़ करने वाले हैं, इमरजेंसी परचेज़ करेंगे कोविड-19 की सप्लाईज़ को, जो भी कोविड-19 के एसेंशियल्स हैं, जो भी ज़रूरत पड़ती है कोविड-19 का ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि आइलैंड पर आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है कोविड-19 सप्लाईज़ की, कोविड-19 इक्विपमेंट्स की, तो उसके लिए ये सब काम किया गया है। और दूसरी तरफ जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है हमारी, उन्होंने यहाँ पर ये भी बोला कि जो पोर्ट ब्लेयर है उसको ये जो इशू है वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ डिस्कस करना चाहिए, वहाँ से बातचीत करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फ़िलहाल अभी इतना यहाँ पे काम किया गया है, और जो है कोशिश ये करी जा रही है कि अंडमान निकोबार पे जो कि कोविड-19 के इक्विपमेंट्स की आज के टाइम पर सप्लाईज़ की कमी पड़ गई है, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, क्योंकि केसेस वहाँ पर भी हैं, तो केसेस से लड़ने के लिए ऑब्वियस सी बात है करना ही पड़ेगा। नाउ आते हैं पेज नंबर 9 के ऊपर। तो पूरा का पूरा पेपर ये आपका इलेक्शन से रिलेटेड है, हम लोग इसको ईजिली छोड़ सकते हैं। नाउ आते हैं पेज नंबर 10 के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे काफ़ी सारे छोटे छोटे आर्टिकल हैं। सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर बात करता है, अभी हम लोगों ने देखा जो गंगा रिवर है वहाँ पर काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ हम लोगों को देखने को मिली, ठीक है। और बोला यह जा रहा था कि जो गाँव वाले हैं वो ये बोल रहे थे कि जो डेड बॉडीज़ हैं वो किन की है। मान लो कोई आ रहा है और आने के बाद को मतलब किसी डेड बॉडी को लेकर आया, उसने क्यों डाला उस नदी के अंदर? उस नदी के अंदर इसलिए डाला गया क्योंकि आज के टाइम पर जो अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है वो काफ़ी महंगा हो गया है, ठीक है, और गरीब लोगों के पास पैसा है नहीं, तो उन्होंने ये काम किया, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया। लेकिन अभी वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आप कह सकते हो इन्वेस्टिगेशन वगैरह कंडक्ट करवा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ये सब काम कहाँ पे हुआ है, बिहार में हुआ है। बिहार में एक चौसा गांव है, वहाँ पर महादेव डिस्ट्रिक्ट, तो उसी वहाँ पर महादेव घाट, वहाँ पे घाट पे जो गंगा रिवर बहती है वहीं पे ढेर सारी डेड बॉडीज़ देखने को मिली हैं, और लगभग बोला जा रहा है 71 लाशें देखने को मिली हैं। ओके, और भी अभी हम लोगों ने नज़र रख रखी है, और भी हो सकता है हम लोग को ये सब कुछ देखने को मिल जाए। ओके, नाउ अभी डॉक्टर्स वगैरह ने वहाँ के जो पानी है उसको भी इस्तेमाल करने से मना किया है कि अभी उसका इस्तेमाल मत करो, क्योंकि जो डेड बॉडीज़ थी यहाँ पर ये बोला जा रहा है वो कोविड-19 सस्पेक्टेड थी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। नौ उसके आते हैं एक और आर्टिकल की तरफ। तो ये बोला गया है चाइल्ड मैरिज मे गो अननोटिस्ड अमिड लॉकडाउन। तो यहाँ पे एक डेटा लाया गया और डेटा में बताया गया कि देखो चाइल्ड मैरिजेस जो हैं वो काफ़ी कम हुई हैं इस लॉकडाउन के बीच में। तो इसमें बताया गया सबसे पहले, लेकिन कौन सा एरिया है जहाँ पर चाइल्ड मैरिजेस बढ़ती हुई नज़र आई हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो नंबर ऑफ़ चाइल्ड मैरिजेस है कर्नाटका के अंदर, वहाँ कर्नाटका के अंदर इंक्रीज़ हुई हैं। और ये बोला जा रहा है कि आप देख पाओगे कुछ डेटा नंबर बताया गया कि इतनी मैरिजेस पहले हुई थी, इतनी मैरिजेस अब हुई हैं। तो ये हमारे काम का है नहीं, बस इतना आप लोग ध्यान रख सकते हो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, जनवरी 2021 में क्या हुआ था, जो कर्नाटक के अंदर 1947 कंप्लेंट्स को दर्ज किया गया था, और जो है इसमें से 288 जो कंप्लेंट्स हैं वो चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड थी, ठीक है। तो जो चाइल्ड राइट्स हैं, चाइल्ड के राइट्स को लेकर काफ़ी सारी कंप्लेंट देखने को मिलती हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। नाउ पेंडेमिक, जैसा हमने अभी पहले देखा, इसने जैसे जैसे पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन को लगाया गया,
लॉकडाउन को लगाने के बाद बहुत सारी जो वेडिंग्स वगैरह हैं वो रिस्ट्रिक्टेड करी गई, और उसके बाद हमने देखा जो चाइल्ड मैरिज है, बाल विवाह, वो भी अननोटिस होता हुआ नज़र आया है और वो भी काफ़ी हद तक कम हुआ है। तो उसके बारे में यहाँ पर दी गई ये बातें। ओके, और इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अपनी बातें रखी हैं, तो उसके बारे में बताया गया है, तो ये हमें नहीं पढ़ना। उसके बाद ये भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पर कंप्लेंट्स आई हैं। तो कंप्लेंट्स अगर हम बात करें तो लॉकडाउन के अंदर इंक्रीज़ भी हुई हैं। हमने अभी हाल ही में एक आर्टिकल कवर किया था जिसके अंदर बताया गया जो कंप्लेंट्स हैं ना लॉकडाउन में, वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुई हैं, क्योंकि जो वेमेन हैं उनके प्रति काफ़ी हद तक डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिला है। ठीक है, मतलब घर में उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, तो उसकी वजह से बहुत सारे फ़ोन कॉल्स के थ्रू पुलिस के पास कंप्लेंट्स गई हैं, तो उसके बारे में भी बताया गया। हमने अभी हाल ही में काफ़ी सारे आर्टिकल इस चीज़ के ऊपर डिस्कस भी किए थे। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर बात करी गई है जो आइवरमेक्टिन है, एक तरीके से मेडिसिन है। तो इंडियन फिजिशियन तो ये बोलते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये काफ़ी बढ़िया है, कोविड-19 से लड़ने की में मदद करेगी और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी बहुत कम है। लेकिन WHO की एडवाइस क्या है कि इसको यूज़ ना किया जाए, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो इंडियन फिजिशियन है वो WHO की एडवाइस के अगेंस्ट में यहाँ पर जाकर ये काम कर रहे हैं। तो जो आइवरमेक्टिन है, अगर हम बात करें आज के टाइम पर भी आप देख पाओगे इंडिया की एक पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शन रखा गया है इंडियन फिजिशियंस के द्वारा। और हालांकि जो WHO है उसने इसका WHO ने इसको रिकमेंड नहीं किया है। नाउ जो ये ड्रग है इसमें आप देख पाओगे ये ओरली ली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मतलब एक दवाई है कोविड-19 की, जो कि आप इसको पिल्स वगैरह जो भी खा सकते हो इसको। उसके बाद यहाँ पे ये बोला गया कि देखो ये ड्रग जो है ये इफ़ेक्टिव हो सकती है। जो छोटे मोटे इन्फेक्शंस देखने को मिल जाते हैं, कोविड-19 की जो शुरुआत होती है बहुत कम इन्फेक्शन होता है, एडल्ट पेशेंट्स के अंदर होता है, तो उसको आराम से ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। लेकिन आपको ये भी तो ध्यान रखना है कि जो WHO है वो कुछ और एडवाइस करता है, हमारे इंडियन फिजिशियंस दोनों यहाँ पर कुछ और बता रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में आप क्लैश शायद देख सकते हो। ओके, नाउ उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ ये है पेज नंबर 11 और ये नीचे आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 12। ये एडवर्टीजमेंट भरे हुए पेज हैं, ये हमारे किसी काम के हैं नहीं, तो इसको इजीली स्किप कर सकते हो। नाउ आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहला आर्टिकल काफ़ी आप कह सकते हो ये भी ट्रेंडिंग में है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। चाइना ने अभी वार्निंग दी बांग्लादेश को, बोला कि आपको क्वाड ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, अब ये क्वाड क्या होता है आपको मालूम होगा, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसके अंदर 4 कंट्री का ये ग्रुप है। कौन कौन सी है? USA है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। ये 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है ये क्वाड। ओके, नाउ यहाँ पे चाइना ने पहले बोला बांग्लादेश से कि आपको ये नहीं ज्वाइन करना है, लेकिन अब यहाँ पर बांग्लादेश का रिस्पांस भी आया। बांग्लादेश ने भी जो है सीधा सीधा ये जो चाइना का ऑफ़र था इसको रिजेक्ट कर दिया है पूरी तरह से एक तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे ये बोला गया है, सबसे पहली बात तो आप देख पा रहे होंगे कि जो चाइना है वो ये सोच रहा है कि अब किस तरीके से ज्वाइन कर सकता है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे ना, बांग्लादेश, ये तो हमारे पास 4 बड़े बड़े प्रोमिनेंट कंट्रीज़ हैं, अब इसको अंदर हम लोग बांग्लादेश को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बांग्लादेश के साथ आप कह सकते हो क्वाड के अंदर बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी होती हैं। ठीक है, तो उन मिलिट्री एक्सरसाइज को भी ना ज्वाइन करे बांग्लादेश, ऐसा यहाँ पे बताया गया था कि उन मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि क्वाड कंडक्ट करवाता है वहाँ पर भी बांग्लादेश का इंक्लूजन नहीं होना चाहिए। तो आप देख पाओगे जो वहाँ के लीडर हैं मिस्टर ली, इनके द्वारा क्या बोला गया था, मैं आपको ये उनका स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ। ऑब्वियसली इट विल नॉट बी अ गुड आइडिया फॉर बांग्लादेश to participate in this small club for four because it will substantially damage our bilateral relationship। तो आप देख पाओगे इन्होंने बोला है कि अगर बांग्लादेश जो है पार्टिसिपेट करता है, अगर कोई छोटा सा मतलब कोई मिलिट्री एक्सरसाइज भी होता है, छोटा सा युद्ध अभ्यास भी होता है या कुछ भी यहाँ पे इवेंट होता है क्वाड कंट्रीज़ के बीच में, तो अगर उसको बांग्लादेश ज्वाइन करेगा तो बांग्लादेश और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी तेज़ी से ख़राब होंगे, इनके रिलेशंस डैमेज हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया। ओके, नाउ दूसरी तरफ अगर हम बात करें चाइनीज़ वैक्सीन की, तो चाइना की वैक्सीन आज के टाइम पर काफ़ी पॉपुलर है। कौन सी? वो है सिनोफार्म। ठीक है, सुबह के डेली करंट अफेयर के वीडियो में मैंने पढ़ाया है, कल से मैंने उसके बारे में भी पढ़ाया था। नाउ अगर हम बात करें जो बांग्लादेश और चाइना है, दोनों के जो रिलेशंस हैं, कॉपरेशंस है, वो काफ़ी गहरे होते जा रहे हैं अगर हम बात करें कोविड-19 को लेकर। और ये चीज़ हमने अभी देखी जब चाइना ने अभी हाल ही में बहुत सारी कंट्रीज़ को इन्वाइट किया था, जैसे कि बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, और भी यहाँ पर इनको इनवाइट किया था एक फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल वर्चुअल डायलॉग करने के लिए।
पिछले महीने। तो उसके बारे में बताया गया। और दूसरी तरफ यहाँ पे बताया गया कि जो चाइना है वो काफ़ी हद तक वैक्सीन्स का यहाँ पे प्रबंध कर रहा है बांग्लादेश के लिए, और वैक्सीन्स की सप्लाई कर रहा है वहाँ पर। ओके, ना उसको आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पे आप देख पाओगे अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी सारे डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है, तालिबान ने क्या करा, सीज़ कर लिया है डिस्ट्रिक्ट को। एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि अफगानिस्तान की कैपिटल कौन सी है, काबुल है, तो वहाँ उसके आउटस्कर्ट पर एक डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है, उसको यहाँ पर सीज़ किया गया है तालिबान के द्वारा। तो तालिबान क्या है, देखो अफगानिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, एक तरफ तालिबान और दूसरी तरफ अफगानिस्तान सरकार, दोनों के बीच में यहाँ पे डिस्प्यूट चलते रहते हैं। दोनों चाहते हैं कि ये लोग रूल करें अफगानिस्तान के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये डिस्प्यूट चलते रहें। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल है यूएस की आर्मी का भी। तो यूएस की आर्मी जो है आज के टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर थी काफ़ी सारी, तो जिन्होंने यहाँ पर ये डिस्प्यूट रोक रखे थे। नाउ अब ये आर्मी भी जो है विड्रॉ कर रही है यहाँ से। नाउ अब हम लोग जो है आने वाले टाइम पर देख सकते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर ये आर्मी चली जाएगी यहाँ से अफ़गानिस्तान के अंदर से, उसी के बाद यहाँ पर तालिबान और अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे पेज नंबर 14 के ऊपर आते हैं, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल आपको एक दो ही देखने को मिलेगा, और ये भी कुछ खास नहीं है। फिलहाल यहाँ पर ये बताया गया है जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी अभी आज के टाइम पर थोड़ा सा उस पर रिलैक्सेशन मिला है एक तरीके से। जो महंगाई है वो थोड़ी सी कम हुई है, ऐसा एक डेटा बताता है। और ये डेटा लाया गया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, जिसमें यहाँ पे बोला गया इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। अब यहाँ पे जो इन्फ्लेशन ये स्लो डाउन मतलब किस पर्पज़ में, कैसे हम लोग कह सकते हैं। तो जो मार्च था, मार्च में जो ये आपको देखने को मिलेगा 5.52% था, ठीक है। नाउ नाउ मार्च में 5.52% था, लेकिन अप्रैल का अगर डेटा देखें तो अप्रैल में ये कम होकर 4.29% हुआ। तो इसकी बेसिस पर यहाँ पर बताया गया है। ओके, ना उसके बाद एक नेक्स्ट आर्टिकल है छोटा सा, यहाँ पर बात करेंगे। देखो इकोनॉमी में ना क्या है, अभी हमने ये डिस्कस कर लिया। अब ये इसमें इससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इन्फ्लेशन से रिलेटेड बन जाएंगे, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप वो सब स्टैटिक पोर्शन में डेफिनेटली पढ़ने वाले हो ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी चीफ है कौन है चीफ, जो कि अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर थी, नोगोजी ओकोंजा इवेला, जिनका पिक्चर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि देखो जो कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर आप वेवर दे रहे हो, एक तरीके से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं इसके ऊपर छूट दी जा रही हैं, जिससे कि जो दूसरी कंट्रीज़ है वो इस वैक्सीन को बना पाएंगी। तो वो जो है उसको हम लोग जुलाई तक जो है कुछ एग्रीमेंट कर सकती हैं, और कुछ कंट्रीज़ एग्रीमेंट कर सकती हैं। और उसके बाद इसके बारे में ओवरऑल डिस्कशन हम लोग आने वाले जो नेक्स्ट मिनिस्ट्री मीटिंग होने वाली है दिसंबर में, उसके ऊपर किया जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा। तो यहाँ पर इनके द्वारा ये बोला गया है। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी बार मैं आपको पढ़ा चुका कोविड-19 के वेवर ऑफ के बारे में, और उसके बारे में आपको नोट्स भी दे चुका हूँ। ओके, नाउ चलते हैं एडिटोरियल सेक्शन की तरफ, देखते हैं आज के 2-4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उनको। नाउ पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल नहीं है। यहाँ पे जो एडिटोरियल है इसके अंदर काफ़ी सारी बकवास है, इस वजह से मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, तो आपको इसको इजीली लीव करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, फिर आगे नीचे कोविड-19 से रिलेटेड आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा। एक आर्टिकल यहाँ पर है, बात करी गई है किस चीज़ के बारे में। देखो आज के टाइम पर जैसे जैसे पैंडेमिक बढ़ा, कोविड-19 आपको काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, आपको सेकेंड वेव देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो पुलिस है आज के टाइम पर उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो भी लोगों को अरेस्ट करने से अभी थोड़ा सा बचना पड़ेगा, क्योंकि जेल के अंदर ऑलरेडी काफ़ी बड़ा क्राउड आ चुका है। तो उस क्राउड को भी हम लोगों को धीरे धीरे रिलीज़ करना पड़ेगा। और जो है यहाँ पर इशू काफ़ी बड़ा बढ़ सकता है अगर जेल के अंदर भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो इसके अंदर ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए यहाँ पर ये बोला है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इसी चीज़ के बारे में ये आर्टिकल है, और हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है स्टेट एक्शन के बारे में। देखो यहाँ पे बोला गया है, इंस्टेड ऑफ डिक्टेटिंग हाउ स्टेट्स डील विद द पैंडेमिक द सेंटर मस्ट बी अ फैसिलिटेटर। मतलब कि देखो जो स्टेट्स है, स्टेट्स को पहले कहने से पहले आपको फोकस करना पड़ेगा सरकार के ऊपर, पूरा मेन सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि जो सारा काम, सारा मतलब सब चीज़ें जो हाथ में है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है।
सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अच्छी तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकती है, लेकिन आज के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करी जा रही एक तरीके से। यहाँ पर आप देख पाओगे हम लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े जो कि नेगेटिव वे में भी देखने को मिले सेंटर के, और बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हाल ही में जो कि पॉजिटिवली भी देखने को मिले। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं कि सरकार ने सही से हैंडल नहीं कर पाया ये कोविड-19 को, और बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पर पॉजिटिव वे में देखने को मिले जहाँ पे बोला गया सरकार ने काफ़ी कोशिश करी है और आने वाले टाइम पे हम लोग देख पाएंगे और भी बहुत कुछ हम लोग को देखने को मिल सकता है। ना उसी को लेकर यहाँ पर अगेन बोला गया है जो गवर्नमेंट है उसको मेन सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर मेनली काम करना पड़ेगा, उन्हीं के हाथ में ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वही जनरल सी बातें हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ जिसको हम लोग पहले से काफ़ी बार घसीट चुके हैं। नाउ आते हैं आज के मेन आर्टिकल की तरफ। तो आज का जो मेन आर्टिकल है ना, आर्टिकल ऑफ द डे वो ये है। आपको मालूम होगा म्यांमार कू के बारे में। ठीक है, आप कहोगे यार सर फिर से उसी चीज़ के ऊपर आ गए हैं ना, लगातार हमने 2 महीने तक इसको कवर किया ही किया है। नाउ अगर हम बात करें म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू आया था, अब इसके ऊपर मैं आपको एक आंसर राइटिंग फ्रेम करके देने वाला हूँ, कुछ नोट्स देने वाला हूँ, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। जो अभी देखो आपको मालूम होगा 1 फरवरी को ये मिलिट्री को आया, अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको वहाँ पे कहाँ लिखना है, 1 फरवरी को तो आया है, उसको बदल थोड़ा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो हो चुकी हैं वो ऐसी रहने वाली हैं, तो हम लोग उसके बेसिस पर एक आंसर राइटिंग देखने वाले हैं। तो ओवरऑल इस आर्टिकल को आज हम डिस्कस करेंगे, मिलिट्री कू इन म्यांमार। तो कू का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ज़बरदस्ती से कब्जा कर लेना। तो यहाँ पर म्यांमार की जो मिलिट्री है उसने आज के टाइम पर म्यांमार के ऊपर कब्जा कर लिया है। यह आर्टिकल आप देख पाओगे जीएस पेपर 2 से रिलेट कर पाओगे। जीएस पेपर 2 में आपके बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, इंडिया एंड इट्स नेबर, साथ ही साथ इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। ये दोनों टॉपिक आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में हुआ क्या, म्यांमार की मिलिट्री ने पावर में ले लिया है पूरे के पूरे म्यांमार को, और ऐसा हिस्ट्री में यहाँ पर तीसरी बार हुआ है जब म्यांमार ने ऐसा काम मिलिट्री ने ऐसा काम किया है वहाँ की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया जब ये लोग इंडिपेंडेंस हुए थे 1948 में, उसके बाद यहाँ पे तीसरी बार हम लोगों को देखने को मिला। साथ ही साथ आप देख पाओगे 1 साल की स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई है, और जो म्यांमार की जो इलेक्टेड पार्टी थी उसकी लीडर थी ऑंग सुन सू की, तो इनको भी यहाँ पर अरेस्ट वगैरह कर लिया गया था। आपको मालूम होगा, मैंने काफ़ी बार पढ़ाया इसके बारे में। तो जो ये कू है इसका मतलब क्या एग्जैक्टली, कू का मतलब है देखो जो सडन वायलेंट और इलीगल सीजर करना है, एक तरीके से सीज कर लेना सरकार की पावर को और उसकी सरकार की पावर के ऊपर कंट्रोल कर लेना। तो मिलिट्री ने यही काम किया है यहाँ पर। नाउ म्यांमार के लोकेशन के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, म्यांमार को पहले बोला जाता था बर्मा। ओके, तो आपको ध्यान देना है। नाउ सबसे पहले हम लोग इसका लोकेशन देखेंगे। अरे इसराइल पर आ गए। ठीक है, नाउ एक सेकंड रुक जाओ यार, अरे यार हट जा। चलो ये आप लोग देख पाओगे यहाँ, अबे यार सॉरी यार, मैं म्यांमार की लोकेशन यहाँ पर नहीं दिखा पा रहा हूँ। पता हुआ क्या, मैंने इमेज यहाँ पर ऐसे ही लगा दिया। ठीक है, इसे सही से मैंने ओपन ही नहीं किया वो इमेज को, और मैंने शायद ऐसी कॉपी पेस्ट कर दिया, तो उसकी वजह से ये इमेज में दिक्कत हो रही है। चलो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसमें देखने की। ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो इसको मत देखना, मैं फिर से समझा दूंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये डार्क ऑरेंज वाला कलर है ना, ये म्यांमार है। नाउ म्यांमार से कौन कौन अपनी बाउंड्रीज को टच करता है, तो लाओस टच करता है, यहाँ पर आप देख पाओगे। नीचे थाईलैंड है, थाईलैंड टच करता है, चाइना टच करता है, साथ ही साथ इंडिया करता है टच। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोगों ने देखा। अब इसकी लोकेशन सबसे पहले अगर हम बात करें कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं जो कि म्यांमार से बॉर्डर्स को शेयर करती हैं, वो है थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया। हाँ, बांग्लादेश भी करता है, हमने उसको देखा नहीं, पिक्चर बहुत छोटा था। नाउ अगर हम बात करें इसकी डेमोग्राफी की, तो लगभग 54 मिलियन के आसपास की आज के टाइम पर पॉपुलेशन है, 5.4 करोड़ के आसपास की। और सबसे बड़ा शहर है इसका वो है यंगून, उसको रंगून भी बोला जाता है। ओके, नाउ उसके बाद रिलीजन की बात करें तो बुद्धिज़्म सबसे बड़ा मेन रिलीजन है यहाँ का, और बोला ये जाता है, आप देख पाओगे बहुत सारी एथनिक ग्रुप्स भी हैं इस कंट्री के अंदर, जैसे कि रोहिंग्या मुस्लिम्स। पॉलिटी की अगर हम बात करें तो इसको इंडिपेंडेंस मिला था, एक तरीके से आज़ाद हुआ था 1948 में, और उसके बाद 2010 में यहाँ पर आप देख पाओगे मिलिट्री रिजाइम ने डिसाइड किया इस कंट्री को एक डेमोक्रेसी मिलनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्टी होनी चाहिए, लोग अपनी तरफ से चूज़ करके सरकार को बैठा सकें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे एक पार्टी आई, उसके बाद एनएलडी पार्टी थी जिसने इलेक्शन जीते साल 2015 में। 2015 से सारी कहानी सही चल ही रही थी, तो हुआ क्या, 2021 आया। 2021 में जो 1 फरवरी था, यहाँ पर हो गया मिलिट्री कू। जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी उसको भी यहाँ पर पूरी तरह से हटा दिया गया है, और एक तरीके से जो उनकी लीडर हैं
उनको अरेस्ट कर लिया गया। मिलिट्री के कब्जे में ये सारी चीज़ें आज के टाइम पर देखने को मिल जाएंगी। नाउ इस मिलिट्री को के बारे में अगर हम बात करें तो क्या रीज़न था इसके पीछे का, मिलिट्री ने क्या बोला है। तो देखो, जो पिछला साल नवंबर 2020 था तब हुए थे इलेक्शन, ठीक है, जब यहाँ पर ये आप कह सकते हो ये पार्टी एनएलडी इलेक्ट हुई। तो इसकी जो लीडर हैं सू की, तो इनके ऊपर यहाँ पे काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए गए मिलिट्री के द्वारा बोला गया कि देखो जो इलेक्शंस हुए हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं, इसके अंदर काफ़ी सारा फ्रॉड हुआ है और उसी की वजह से ये जो मिलिट्री है अपने हाथ में ये सारी चीज़ें ले रही है। और आज के टाइम पर आप देख पाओगे बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं म्यांमार में, आज तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग नहीं चाहते वहाँ पर मिलिट्री की सरकार हो, लोग चाहते हैं वहाँ पर डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट मिले उनको, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर आप देख पाओगे जो मिलिट्री है अपने देश के खुद अपने नागरिकों को मार रही है, तो आप समझ सकते हो उस कंट्री की कंडीशन क्या होगी। 700 से ज़्यादा आज तक डेथ हो चुकी हैं अभी तक, जो कि मिलिट्री अपने खुद के सिविलियंस को मार चुकी है। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर दुनिया भर का क्या क्या रिएक्शन आया इस पूरे काम के ऊपर, तो चाइना ने, तो आप देख पाओगे यहाँ पे चाइना एक तरीके से थोड़ा सा हमें मिलिट्री के साइड में भी देखने को मिला। तो जितनी भी पार्टीज़ हैं म्यांमार के अंदर वो प्रॉपरली हैंडल करें, जो है अपना जो भी डिफरेंस है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। चाइना की तो हम बात ही नहीं कर रहे, चाइना तो फिलहाल एक तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे जिसमें चाइना थोड़ा बहुत साथ था मिलिट्री के ना। उसके बाद अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए के प्रेसिडेंट ने तो वही धमकी दे दी थी डायरेक्टली कि म्यांमार के अंदर अगर ऐसा चलेगा तो ढेर सारे प्रतिबंध और लगा दिए जाएंगे, सैंक्शंस को वापस से रीइम्पोज कर दिया जाएगा। उसके बाद आसियान कंट्रीज़ अगर हम बात करें तो आसियान कंट्रीज़ भी यहाँ पर यही चीज़ बता रही हैं कि देखो नॉर्मल वहाँ पर नॉर्मलेसी लानी चाहिए म्यांमार के अंदर। सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब ने अपनी चिंता दिखाई, यहाँ पर बोला कि म्यांमार का जो इंटरनल अफेयर है काफ़ी बड़ा आप कह सकते हो मुद्दा हो चुका है, तो इसके ऊपर यहाँ पे कोई ना कोई सॉल्यूशन लाना चाहिए। नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़, भारत का क्या रिएक्शन था। इंडिया ने यहाँ पे सपोर्ट किया डेमोक्रेटिक को, यानी कि मिलिट्री को सपोर्ट नहीं किया, मतलब जो गवर्नमेंट थी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट उसको सपोर्ट किया। बोला कि म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी ज़रूर होनी चाहिए, वो ज़्यादा बेटर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली बात है किसी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है, दैट इज़ बेटर, दैट इज़ फार बेटर देन दिस। उसके बाद यहाँ पर बोला गया इंडिया अपने काफ़ी सारे डीप कंसर्न दिखाए हैं, बहुत सारे आप कह सकते हो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं म्यांमार के अंदर, तो म्यांमार की जो मिलिट्री है वो कोई वायबल ऑप्शन नहीं है इस चीज़ के लिए, यहाँ पर डेमोक्रेसी ज़रूर होनी चाहिए। नाउ अगर हम बात करें म्यांमार के अंदर इंडिया का क्या क्या इंटरेस्ट है, तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की बात करें तो इंडिया ने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे क्रिएट किया है, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे भारत के म्यांमार के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें एक जो है पोर्ट भी है वहाँ पे आप देख पाओगे सितवे पोर्ट है म्यांमार के रेखाइन स्टेट के अंदर। तो उसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया इंडिया बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स असिस्ट भी कर रहा है। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ये तीनों ट्राइलेटरल ग्रुप बनाकर यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम भी कर रहे हैं। साथ ही साथ कलादन प्रोजेक्ट है जो कि लिंक करता है कोलकाता को किससे, सितवा पोर्ट से, जो कि म्यांमार के अंदर है। तो इंडिया के और म्यांमार के काफ़ी बड़े बड़े लिंक आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सिक्योरिटी की बात करें तो इंडिया काफ़ी चिंता था किस चीज़ के ऊपर कि बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स थे उस चीज़ को लेकर। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या हुआ है कि जो ये मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो म्यांमार में देखने को मिलते हैं ये इंडिया के अंदर शेल्टर ले सकते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ही बोला गया इंडिया को किस चीज़ के ऊपर चिंता है कि देखो बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जैसे कि यहाँ पर यूएनएलएफ, एनडीएफबी जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, ये म्यांमार के अंदर शेल्टर ले सकते हैं, इसके बारे में बताया गया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में बताया गया कि देखो इंडिया को ज़रूरत भी एक सपोर्ट की, कोऑर्डिनेशन की म्यांमार के साथ आज के टाइम पर सिक्योरिटी वगैरह को एस्टेब्लिश करने के लिए। बहुत सारा रोहिंग्या इश्यूज़ देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंडिया और म्यांमार मिलकर डेवलप कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो है लगभग 1.2 बिलियन डॉलर्स का म्यांमार के अंदर, जो कि काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। एनर्जी सेक्टर में भी दोनों कंट्रीज़ मिलकर कोऑपरेट कर कर काम करती हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ओके, साथ ही साथ इंडिया ने एक और इन्वेस्टमेंट को अप्रूव किया है लगभग 120 मिलियन यूएस डॉलर का, किसमें शॉ ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इंडिया म्यांमार के रिलेशंस को भी हमने डिस्कस कर लिया, साथ ही साथ म्यांमार में चलते हुए इशू को भी हमने डिस्कस कर लिया। ना अगर आपसे ये क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत ही ज़्यादा संभावना है इस क्वेश्चन के आने की, तो फिर आपको इसी तरीके से यहाँ पर लिखना है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो काफ़ी जनरल से आर्टिकल है, बात करी गई है
आज के टाइम पर जो पैंडेमिक है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। जो गरीब लोग हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई, लॉकडाउन की वजह से भूखमरी देखने को मिली, लोग बिना खाना खाए जो है रात भर सो चुके हैं, ऐसा यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। तो उसके बीच में सरकार के 2-3 इनिशिएटिव हैं जो कि हंगर से लड़ सकते हैं, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसके अंदर जो भी बेनिफिशरीज़ हैं उनको फ्री में हम फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवा सकते हैं अंडर द PMGKAY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इसके अंडर में हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को 5 किलो गेहूँ चावल फ्री में दे सकते हैं कुछ टाइम तक। लेकिन यहाँ पर वही बताया गया एक छोटा सा सपोर्ट मिल सकता है। इनफैक्ट लॉकडाउन तक अगर सपोर्ट मिल जाए, जो ये रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ तक सपोर्ट मिल जाए तो काफ़ी बेटर यहाँ पर रहने वाला है, हंगर को हम लोग टैकल कर पाएंगे। उसी तरीके से एक और इनिशिएटिव है यहाँ पर मनरेगा, MG नरेगा जिसको बोलते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी लोग हैं उनको रोज़गार दिया जाता है। तो यहाँ पे सरकार के पास ये 2 काम है जिससे हम लोग जो है हंगर से लड़ सकते हैं, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बात करता है एडटेक के बारे में। आज के टाइम पर आप देख पाओगे टेक्नोलॉजी की तरफ आप काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा यहाँ आपको फ़ोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो स्कूल्स की तरफ से बोल दिया गया है आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, तो उसी की वजह से यहाँ पे बोला गया है जो प्राइवेसी है स्टूडेंट्स की, जो कि आज के टाइम पर बहुत सारे एप्लीकेशंस इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रिस्क पर है। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म से बड़े बड़े आप देख पाओगे उसमें बहुत सारा आपका जो डेटा वगैरह है वो कलेक्ट कर लिया जाता है, लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन कौन सा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली जाती हैं, GPS सिस्टम, जायरोस्कोप, एक्सेलरोमीटर। तो फिर क्या होगा, इन सब की मदद से जो ये डेटा है आपका कलेक्ट कर लिया जाता है, तो आपकी जो प्राइवेसी है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क पर होती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। नाउ यहाँ पर ये बोला जा रहा है अगर कोई भी स्कूल अगर किसी भी एप्लीकेशन को रिकमेंड करता है या कोई भी स्कूल कोई भी ऐप बनाता है जिसके बारे में आपको कह रहा है कि आपको उस एप्लीकेशन पर पढ़ाई करनी है, तो फिर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्कूल से रेटिन में मांगना है कि आपका जो डेटा वगैरह है वो चोरी वोरी नहीं हो। ठीक है, डेटा वगैरह के ऊपर आपका नुकसान ना हो, इसके ऊपर यहाँ पर आपको स्कूल से यहाँ पर कहना है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया के पास आज के टाइम पर डेटा को लेकर प्रोटेक्शन भी काफ़ी कम है। बहुत सारी क्या होती हैं कंपनीज जो है क्या करती हैं, मान लो एक एप्लीकेशन है, कोई कंपनी नहीं आई, ठीक है, उसने अपना नया ऐप बनाया, उसने नया ऐप बनाने के बाद लोगों को तो पहले यहाँ पर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया ना, उसके बाद क्या करा, उसने वो जो डेटा है वो ले जाके दूसरी कंपनी को, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को बेच दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें देखने को लगती हैं, कंपनी से कंपनी यहाँ पर डेटा बिकता हुआ चला जाता है। ओके, तभी तो आपके पास ढेर सारे मैसेज आते हैं कि यहाँ पे इस चीज़ का ऑफ़र है या फिर उस चीज़ का ऑफ़र है, बहुत सारे SMS मैसेजेस लगातार आते हैं, क्योंकि आपका डेटा जो है वो जो भी अगर बाहर है वो इधर से उधर जाता रहता है ना। उसी के साथ यहाँ पे बोला गया है कि देखो ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि इस डेटा को लेकर यहाँ पे एक प्रोडक्शन हो, तो उसी को लेकर यहाँ पर ये बताया गया है। ओके, कि जो एडटेक कंपनीज़ हैं उनको आज के टाइम पर जो भी एडुकेटर्स हैं, रिसर्चर हैं, पेरेंट, लर्नर्स, इन सभी लोग जो भी सभी लोग हैं, इन सभी का डेटा है, तो उस पर यहाँ पर एक एथिक्स पॉलिसी हम लोगों को सिखानी पड़ेगी। एथिक्स पॉलिसी कौन सी, मतलब क्या सही है क्या गलत है, सभी लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस को समाप्त। एक कल का आर्टिकल हमारा रह गया है, कौन सा, इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप, उसको हम लोग फिर कल या परसों में डिस्कस करेंगे, या फिर संडे में जो है टाइम मिलता है तो वहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।